फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज की इस वीडियो में जो है वो मेरा दिल पुकारे नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। हिना का कहना है कि वो उस वक्त तक इस निकाह के लिए रजामंद नहीं रहेगी जब तक आप उसे इस हरकत पर माफ़ नहीं कर देते। हफ्सा की बात सुनते आहान ने तवील सांस हवा में खारिज किया। आहान, अब प्लीज़ आप माफ़ कर दे, बेचारी को रो रो कर हलकान हो रही है और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे वो निकाह के लिए हाँ नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बहन माशाल्लाह से ज़िद पर आप पर ही गई है। इस्मिल आहान की तरफ देखते हुए आखिरी बात शरारती अंदाज में बोली, जिस पर आहान ने इसे भरपूर घूरी से नवाजा था। हफ्सा ने भी इस्मिल की बात पर अपनी मुस्कुराहट छपाई थी। हिना, क्या मसला है? लगता है एक थप्पड़ खाकर तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर नहीं आया जो इस वक्त जिद लगाकर बैठी हो। आहान हिना के रूम में दाखिल होते हुए बोला, भैया प्लीज़ जितना चाहे थप्पड़ मार ले, डांट ले, लेकिन यूँ नाराज़ ना हो। हिना आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली। आहान से हिना की यह हालत देखी नहीं गई। वो तो हमेशा ही अपनी बहनों को खुश देखना चाहता था, उनकी खातिर किसी से भी लड़ जाने के लिए तैयार था, फिर अब कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था। हिना मेरी गुड़िया, कल तुम्हारी हरकत के बारे में सुनकर जिस तरह यहाँ पहुँचा हूँ तुम्हें बता नहीं सकता, और अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं था? एक बार भी मुझे बताने की बजाय ये हराम काम तुमने ज़्यादा मुनासिब करना समझा। और आरफीन वाली बात सबको मालूम थी, सिर्फ मुझे ही नहीं। तुम जानती हो मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो खुद तो अपनी पसंद की अहमियत देते हैं लेकिन बहन बेटियों से ये हक छीन लेते हैं और इस बात को अना का मसला बनाएंगे। अगर एक बार भी मेरे सामने इस बात का जिक्र कर देती तो कभी इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। आहान की बात सुनकर हिना के गिल्ट में मज़ीद इजाफा हुआ। वाकई ही तो वो ठीक कह रहे थे। इसने हमेशा हर बात में इसकी खुशी को ही तरजीह दी थी। हाजरा बेगम की इतनी मुखालफत के बावजूद भी इन्हें अजीज़ रखा था। आई एम सॉरी बाई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। हिना आंसुओं के दरमियान शर्मिंदगी से कहती आहान के सीने से लग गई। बस बहुत रो लिया, अब दोबारा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। हर तरह के खदशात को अपने दिल से निकाल दो और किसी की जरायत नहीं है कि मेरे होते हुए तुम्हारा बाल भी बाका कहे। आरफीन बहुत अच्छा इंसान है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब मुझे तुम सिर्फ हंसती मुस्कुराती हुई नजर आओ, उस जंगली बिल्ली हफ्सा की तरह। आहान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोला, जबकि उसकी आखिरी बात पर आंसू साफ करती हिना मुस्कुरा दी। भाभी, कुछ लोगों को तो आज मुस्कुराहट छुप ही नहीं रही। हफ्सा ने इस्मिल की तरफ देखकर हिना को छेड़ा था। ऐसी कोई बात नहीं है बदतमीज़। हिना ने उसके बाजू पर चुटकी काटी थी जिससे कब से उसके नाक में दम कर रखा था। दोपहर के वक्त हिना और आरफीन का निकाह हो चुका था। जो बात उन दोनों को नामुमकिन लग रही थी आहान की वजह से इतनी आसानी से हो गई। सभी बहुत खुश थे। सफिया बेगम और हाजरा बेगम ने ज़िंदगी में पहली बार हिना से मोहब्बत से बात की, जिस पर वो काफ़ी शौक भी थी। और इस्मिल और हफ्सा तो निकाह के बाद उन दोनों की मुलाकात करवाने के मूड में थे, जिसके लिए हिना किसी सूरत तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से उनकी मिन्नत समाजत करके इस अमल से वो बाज रखा था। वो शर्माते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि वो दोनों इसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मोहब्बत हुई कब और कैसे, क्योंकि आरफीन साहब तो हमारी हिना से भी ज़्यादा शर्मीले हैं। इस्मिल का लहजा भी काफ़ी शरारती था। भाभी, आप भी इसके साथ शामिल हो गई? हिना मुंह बनाते हुए बोली। मैं बताती हूँ आपको भाभी, इनकी मोहब्बत की कहानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कभी ढंग से बात ही नहीं की इन्होंने। बस नज़रों ही नज़रों में मोहब्बत हुई और वहीं पे इजहार हुआ और फिर जालिम समाज के डर से ये वहीं से ही इनकार भी हो गया। हफ्सा ने कहका लगाते हुए कहा, जिस पर इस्मिल ने उसका भरपूर साथ दिया। मुझे बात ही नहीं करनी आप लोगों से, हिना ने नाराज़गी से कहते हुए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। हफ्सा बद अब बिल्कुल तंग नहीं करना हिना को। इस्मिल ने हफ्सा को घूरा, कुछ आरफीन भाई के लिए भी बचा कर रखो। अपने साथ देने पर हिना मुस्कुराई, लेकिन इस्मिल की अगली बात पर खुफ्तगी से फिर से चेहरा मोड़ लिया। अभी वो लोग मज़ीद इसे तंग करती कि मुलाजमा घबराती हुई अंदर दाखिल हुई। मुलाजिम की बात उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। जब इस्मिल के पीछे जल्दी से वो दोनों भी बाहर की जाने पड़ी।
आहान की गाड़ी पर कातलाना हमला हुआ था जिसके पीछे मलिक हसीब का हाथ था। हिना के निकाह का सुनकर मलिक ज़ीशान पागल हो रहा था। आज तक कभी इसका कोई शिकार बच नहीं पाया। उसे लगा था कि हिना भी बाकी लड़कियों की तरह उसके हाथों ब्लैकमेल हो जाएंगी, क्योंकि हवेली तक पहुंचकर हिना को उठाना उसके लिए नामुमकिन था। यही एक तरीका था उसे ब्लैकमेल करके हवेली से भगाने पर मजबूर कर देना और आहान रजा मीर का गुरूर मिट्टी में मिला देना। लेकिन अपनी चाल खुद पर ही उल्टा देखकर आहान पर हमला किया। आहान को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग परेशान मत हो। ड्राइवर और एक गार्ड जख्मी हुआ है जिन्हें शहर पहुंचा दिया गया है। हुसनैन साहब उन सबको तसल्ली देते हुए बोले, आहान अगर ठीक है तो वो हवेली क्यों नहीं आ रहा? हम जब तक उसे देख ना ले हमें सुकून कैसे आएगा? हाजा बेगम को जब से पता चला था उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे और बाकी सबका भी यही हाल था। मैंने उसे कहा है, लेकिन उसका कहना है जब तक उन लोगों को उनका अंजाम तक नहीं पहुंचा देता हवेली नहीं लौटूंगा। उसने सख्ती से मना किया है। कोई भी हवेली से बाहर ना निकले। फुरकान साहब की बात सुनते इस्माइल का दिल जोर से धड़का था। वो आहान का जलाली रूप देख चुकी थी और जिसमें उस दिन हसीब के सामने देखा था। उसे डर था कहीं आहान के जज्बातीपन से उसे ही ना कोई नुकसान पहुंचे। इस्माइल कितनी बार उसका फ़ोन ट्राई कर चुकी थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। इस्माइल को अब परेशानी के साथ साथ आहान पर गुस्सा भी आ रहा था। सारी रात आंखों में गुजर गई, लेकिन आहान की फिक्र में उसे नींद ही नहीं आई थी। कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? मलिक ज़ीशान बंधे हुए हाथों के साथ चिल्लाया। उसे एक छोटे से तारीक कमरे में रखा गया था और पास खड़े दो हट्टे कट्टे आदमी बिल्कुल खामोश थे, जिन्हें उन्हें कुछ भी बोलने की इजाज़त ही ना हो। मलिक ज़ीशान तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी वो यहाँ पहुँचा कैसे। वो तो अपने डेरे पर सोया हुआ था, जहाँ उसकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, तो फिर उसे वहाँ से उठाकर कैसे लाया गया? कौन था ऐसा माई का लाल जो अपनी ज़िंदगी जिसे प्यारी नहीं थी? जब अचानक उसके दिमाग में आहान रजा मीर का ख्याल आया। अभी वो मज़ीद कुछ सोचता जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसकी नज़रें अंदर अंदर आने वाले शख्स पर पड़ी थी। लेकिन जैसे ही सामने का चेहरा वाजिया हुआ, मलिक ज़ीशान की रंगत उड़ गई। आहान के करीब आता देख उसे अपनी मौत करीब आते हुए नजर आई। क्या हुआ? ओहो, ये क्या देख रही हूँ मैं? मलिक ज़ीशान डरा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है मलिक ज़ीशान तो किसी से नहीं डरता। आहान उसकी हवाइयाँ उड़ते हुए चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। मेरा भाई तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को छोड़ेगा नहीं। मलिक ज़ीशान ने उसे धमकाना चाहा, जब आहान का एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके 14 तबक रोशन कर गया। अपनी गंदी ज़ुबान से मेरे घर वालों का नाम मत लेना और तुम्हारी उस बगैरत भाई को भी मैं देख लूँगा। आहान गुस्से से दाड़ा था और इसके इशारे पर पास खड़े आदमी ने पानी में पकड़े लोहे की राड उसके बाजू पर रखी थी, जिसे बर्दाश्त ना करते हुए मलिक ज़ीशान दर्द से बुलबुलाते उठा। उस दिन अपनी टांगों से हाथ धोकर मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं। तुम जैसे बेज़मीर लोग दूसरों पर जुल्म करते इतने आदी हो जाते हैं कि खुद को फ़िरऔन समझ बैठते हैं और ये तो भूल ही जाते हैं कि बुराई का अंजाम हमेशा इबरतनाक ही होता है। आहान की बात पर दर्द से तड़पाते मलिक ज़ीशान ने खौफज़दा नज़रों से इसे देखा। छोड़ो मुझे, मैं आइंदा कभी तुम्हारे गांव की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा। माफ़ कर दो मुझे। वो आहान के आगे गिड़बड़ाया था। उसकी आंखों के सामने उन तमाम लोगों के चेहरे घूम रहे थे जिस पर उसने जुल्म किया था। न जाने कितने ही गरीब मजदूरों से उसका वह सरमाया उनकी इज्जत छीन ली। वो भी तो उसके सामने ऐसे ही गिड़गड़ाए थे, लेकिन इसने किसी की फरियाद नहीं सुनी। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा ही तब भी तुम कुछ कर पाओगे। आहान ने हाथ में पकड़ी गर्म सलाख से उसके दाएं बाजू पर ज़रब लगाई। पूरा कमरा मलिक ज़ीशान की चीखों से गूंज उठा। रहम करो मुझ पर, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आहान के अगले वार पे इसका दूसरा बाजू भी नकारा हो चुका था। अभी वो इसे दर्द से न संभला कि दूसरे आदमी को तेज़दार आला अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखा। तुम्हें इतनी आसान मौत देकर मैं उन मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता जिन पर न जाने तुमने कितने ही जुल्म किए थे। आहान ने उसे जान से नहीं मारा था, बल्कि हाथों और ज़ुबान से मजबूर करके अपने आदमियों को इसे दोबारा वहीं छोड़ आने का हुक्म दिया जहां से लाए थे। इस्माइल कल से आहान को कॉल करके हलकान हो चुकी थी, लेकिन इसका फ़ोन मुसलसल बंद था। इतना खड़ूस इंसान, ये इतना भी ख्याल नहीं आया कि घर में सब परेशान होंगे।
एक बार कॉल ही कर लेता, अपनी खैरियत ही बता दूँ। इस्माइल ने रूम में चक्कर काटते हुए फिक्रमंदी से सोचा, खुदा न खास्ता मलिक हसीब के उस हमले में आहान को कोई नुकसान पहुंचा हो जो अभी तक घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा है। या अल्लाह प्लीज़ आहान को कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपनी ही सोचों में इतने न जाने कब तक उलझी हुई थी जब मोबाइल की आवाज़ पर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। स्क्रीन पर जगमगाता अनजान नंबर देखकर किसी ख्याल के तहत फ़ोन अटेंड किया। जी फरमाइए, कौन बात कर रही है? किसी औरत की आवाज़ सुनते इस्माइल ने उससे पूछा। डॉक्टर इस्माइल, मैं नर्स बतूल बात कर रही हूँ। आपकी मदद की ही ज़रूरत है। अभी अभी हॉस्पिटल में एक ज़ख्मी बच्चे को लाया गया है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ज़ेबा भी गांव गई हुई है, आप जल्दी से आ जाएं। अगर ज़रा भी देर हुई तो वो बच्चा नहीं बच पाएगा। बतूल की घबराई आवाज़ सुनकर इस्माइल इस वक्त हॉस्पिटल के लिए उठी, लेकिन फिर आहान की हवेली से ना निकलने वाली हदायत पर इसके कदम ढीले पड़े। बतूल, लेकिन मैं। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। इस्माइल की बात पूरी होने से पहले ही बतूल इसकी बात काटते हुए फ़ौरन बोली, जैसे उसे यकीन हो कि इस्माइल इनकार ही करने वाली है। ओके, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पहुंचती हूं वहां। इस्माइल ने कॉल काटते एक बार फिर आहान का नंबर डायल किया, लेकिन पहले की तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ऐसे डर कर अपनी जान की खातिर किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। एक फैसला करते वो बाहर की तरफ बढ़ी। सब लोग शायद ऊपर हाजरा बेगम के कमरे में मौजूद थे, इसलिए नीचे हॉल खाली था। इस्माइल पास से गुजरती मुलाजमा को हाजरा बेगम को इन्फॉर्म करने का कहती ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म दे दिया। उससे पहले कि घर वालों को इसके जाने की इतला मिलती या कोई नीचे आकर उसे रोकता, वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा चुकी थी। आहान जानता था कि घर में सब परेशान होंगे, इसलिए मलिक हसीब का काम तमाम करने से पहले घर जाने का इरादा करते ड्राइवर को गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। वो जानता था उस पर हमले का सुनकर सब बहुत फिक्रमंद होंगे। कल भी मलिक ज़ीशान वाले मामले की वजह से वो घर नहीं जा पाया। आहान ने जैसे हवेली में कदम रखा, आगे से मिलने वाली खबर ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली। इस्माइल महफूज नहीं थी। आप सब लोग घर में मौजूद थे, किसी ने उसे रोका नहीं। आहान गुस्से से सबकी तरफ देखता हुआ दौड़ा था। किसी को कोई सफाई दिए बगैर उल्टे पांव हवेली से निकला। घर वालों में से किसी का भी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, ख़ास तौर पे इस्माइल का। हाजरा बेगम और बाकी सब मुलाजमीन को इतला की जैसे ही नीचे आए, इस्माइल वहाँ से जा चुकी थी। इन्होंने उसी वक्त हुसनैन और फुरकान रजा मीर को फ़ोन करके डेरे से बुलवाया। गार्ड से इस्माइल के साथ जाने वाले ड्राइवर का नंबर लेकर उसे कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद देख सबकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ। उनके आने के कुछ देर बाद आहान भी वहां आ पहुंचा। आहान समझ चुका था कि मलिक हसीब पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढता फिर रहा है। इस्माइल को इस तरह ट्रैप करके बुलाना भी ज़रूर इसी की ही चाल थी। ये किसकी नज़र लगी? मेरे घर को एक मुसीबत ख़त्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। या अल्लाह, मेरे बेटे और बहू की हिफाजत रखना, उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज रखना। वो ख़ुद को हमेशा एक मजबूत और सख्त दिल खतून कहती आई हैं, जिन्हें कभी किसी की कोई परवाह नहीं थी। हमेशा गुरूर से सर उठाकर रहती थी, लेकिन आज उनके अंदर की ममता ने उनका सारा गुरूर ख़त्म कर दिया। इन्हें आज अस्मा बेगम के दर्द का एहसास हो रहा था, जिनकी औलाद को वो हमेशा से ही तकलीफ देती आई हैं। इस्माइल हवेली से निकल तो आई, लेकिन इसका दिल बहुत घबरा रहा था। आहान से बात भी नहीं हुई और ना ही घर वालों में से किसी को बताया। गाड़ी अभी हॉस्पिटल से कुछ फासले पर थी जब इस्माइल को हॉस्पिटल के दूसरे रुख पर कुछ गाड़ियां नजर आई। ड्राइवर, 1 मिनट रुको यहीं पर। इस्माइल की बात सुनते ड्राइवर ने फ़ौरन गाड़ी रोकी। उनमें से एक गाड़ी पर नज़र पड़ी। इस्माइल को याद आया कि उस दिन मलिक हसीब जब हॉस्पिटल में इससे मिलने आया था तो यही गाड़ी थी उसके पास। ये तो मलिक हसीब की गाड़ी है। इस्माइल की बात पर ड्राइवर ने उसे गौर से देखा। कहीं मुझे यहाँ किसी साजिश के तहत तो नहीं बुलाया, लेकिन बतूल ऐसा क्यों करेगी? क्या पता वाकई वो सच बोल रही हो, उस बच्चे की जान खतरे में हो। या खुदा, मैं क्या करूं? इस्माइल अजीब कश्मकश में मुब्तला थी, क्योंकि कॉल पर बात करते बतूल की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। वो समझ ही नहीं पाई कि वो घबराहट बच्चे की हालत देखकर थी या उसकी कोई और रीज़न थी। इस्माइल ने जल्दी से अपने पर्स में हाथ डालकर मोबाइल ढूंढना चाहा। ओ शिट, मोबाइल तो लगता है मैं रूम में ही रह गया। इस्माइल की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ। भाई, आपके पास मोबाइल होगा? इस्माइल ने एक उम्मीद के तहत पूछा था, लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर वो भी जाती रही थी, जिसके मुताबिक कल उसका मोबाइल गिरकर टूट गया था।
बीबी जी, अब क्या करना है? मेरे ख्याल में वापस चलना चाहिए। अगर ये गाड़ी वाकई मलिक हसीब की हुई तो आगे जाना खतरे से खाली नहीं। ड्राइवर ने उसकी परेशान सूरत देखकर मशवरा दिया। नहीं, हमें पूरा यकीन तो नहीं है ना कि यह गाड़ी मलिक हसीब की है। अगर बतूल की बात सच हुई तो उस बच्चे की जान खतरे में हुई तो। ड्राइवर की बात के जवाब में इस्माइल फिक्रमंदी से बोली, आप एक काम करें, हॉस्पिटल के मेन गेट की बजाय गाड़ी पीछे रहायशी क्वार्टर की तरफ मोड़ दें। इस्माइल ने कुछ सोचते हुए ड्राइवर को हदायत दी, जिस पर अमल करते उसने गाड़ी को रिवर्स करते हुए दाएं तरफ मोड़ दी। पिछली साइड हर बहुत सारे दरख्त थे जिनके पीछे गाड़ी आसानी छुप सकती थी। इस्माइल कुछ दिन यहाँ रही थी, इसलिए इसे पिछले के रास्ते वाकिफ थे। आहार ने हालात को देखते हुए सब गाड़ियों में इमरजेंसी सूरत हाल के लिए एक एक पिस्तौल रखवाई थी। इस्माइल को गाड़ी से निकलता देख ड्राइवर सीट के नीचे से पिस्तौल निकालता उसके पीछे बढ़ा। हुसनैन रजा मीर सख्त मिजाज के होने के बावजूद अपने मुलाजमों का हमेशा ख्याल रखते। यही वजह थी कि इनके मुलाजिम इनके बहुत वफादार थे, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बगैर वो भी इस्माइल के साथ जाना मुनासिब समझा। इस्माइल पीछे गेट से अंदर दाखिल हुई और एहतियात से अंदर की तरफ बढ़ी, जब उसकी नज़र क्वार्टर के सामने बने छोटे से सेहन में पड़ी कटी हुई लाल मिर्चों पर पड़ी। न जाने किस बात के ज़ेरे असर इस्माइल ने आगे बढ़कर इतनी काफ़ी मिकदार में मिर्चें अपने दुपट्टे में भर ली। दबे पांव हॉस्पिटल के क्वार्टर से गुजरते ड्राइवर के साथ आगे बढ़ी, जब फ्रंट वाले कमरे से उन्हें रोने की आवाज़ें सुनाई दी। किसी गड़बड़ को महसूस करते इस्माइल ने झुककर आगे होते हुए खिड़की से अंदर की जानिब झांका। सामने नजर आते मंजर को देखकर इसके होश ही उड़ गए। मलिक हसीब अपने आदमियों के साथ अंदर मौजूद था, जिन्होंने बतूल और इसके दोनों बच्चों पर गन तान रखी थी। बतूल उसके सामने हाथ जोड़े रोते हुए रहम की भीख मांग रही थी। कहाँ है तुम्हारी डॉक्टर? अभी तक पहुंची क्यों नहीं? कहीं तुमने इन्हें कोई होशियारी तो नहीं की? मलिक हसीब बतूल को बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर करता हुआ बोला, रहम करे मलिक साहब, मैंने उन्हें आपके सामने फ़ोन किया है। कोई होशियारी नहीं की, छोड़ दे मेरे बच्चों को, खुदा का वास्ता है, वो बेकसूर है। बतूल सिसकते हुए बोली, अब तुम मुझसे कमीनी ऐसे ज़ुबान चलाओगी? बहुत बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे इन हवेली वालों की वजह से। अब मैं बताता हूँ तुम्हें। मलिक हसीब बतूल को दीवार की तरफ ज़ोर से धक्का देते हुए इसकी 14 साला बेटी की तरफ बढ़ा था। काफ़ी खूबसूरत है तुम्हारी बेटी। डरी सहमी बच्ची के गाल पर हाथ फेरते हुए बतूल की तरफ बढ़ा और मकरा हंसी हंसा। नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, इस मासूम का क्या कसूर? नहीं, छोड़ दो उसे। इसकी गलीत नजरें अपनी मासूम बच्ची पर पड़ते देख वो तड़प कर आगे बढ़ी थी। मलिक हसीब के आदमियों ने इसे दबोच लिया था, इससे पहले कि वो उस बच्ची के साथ कोई नाजेब हरकत करता। कब से ये सब देखते खुद को कंट्रोल करती इस्माइल ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अचानक चलने वाली गोली उसकी कदम वहीं थम गए। गोली सीधी मलिक हसीब के बाजू पर जा लगी। इस्माइल ने चेहरा मोड़कर अपने साथ खड़े ड्राइवर की तरफ देखा, जो मलिक हसीब पर पिस्तौल ताने हुए था। वो अपने गांव की बच्ची के साथ आंखों के सामने इतना बड़ा जुल्म होते हुए तो नहीं देख सकता था, और अगले 5 मिनट में दोनों इन लोगों के कब्जे में भी आ चुके थे। तो आखिर आ ही गई। कहाँ है तुम्हारा वो शोहर जिसके नाम पर उस दिन उछल रही थी? मलिक हसीब इस्माइल की तरफ हवस भरी इंतकामी नज़रों से देखता हुआ बोला। इससे पहले कि आहान और उसके आदमी यहाँ पहुँचते, मलिक हसीब का इरादा वहाँ से निकलने का था। इस्माइल को अपने कदमों में देख वो गोली का दर्द भी भूल चुका था, क्योंकि अपने तस्वुर में वो कुछ ही देर में आहान रजा मीर को तड़पते हुए देख रहा था। मैं आज भी तुम्हारे सामने बिना डरे खड़ी हूँ, क्योंकि तुम जैसे बुज़दिल इंसान के लिए आहान रजा मीर की बीवी ही काफ़ी है। इस्माइल की बात पर मलिक हसीब ने गुस्से भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे उस हरामी शोहर ने मेरे भाई को उठवा लिया है। अब मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा। मलिक हसीब इस्माइल को पकड़कर इसकी तरफ बढ़ा ही था, जब इस्माइल ने दुपट्टे में लिपटी सुर्ख मिर्चों से मुट्ठी भरकर मलिक हसीब के मुंह पर उछाली। इससे पहले कि उसके आदमी हरकत में आते, इस्माइल ने उस पर भी मिर्चों से हमला किया। वो सब चेहरे पर हाथ रखे करा रहे थे। मिर्ची इतनी जहरीली थी कि इस्माइल को भी अपने चेहरे और आंखों पे जलन महसूस हुई। क्या हुआ? मेरा हशर बिगाड़ने वाले थे ना तुम? अब तो अपनी शक्ल देखने के भी काबिल नहीं हो। इस्माइल उनको हकारत भरी नज़रों से देखती बतूल को बाहर निकलने का इशारा करती आगे बढ़ी। मलिक हसीब इतनी जल्दी उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। पीछा करो उसका, जल्दी से यहाँ भाग ना पाए। अगर वो निकल गई तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मलिक हसीब कपड़े से आंखें पूंछता हुआ आदमियों पर चलाते हुए बोला।
आहान ने हवेली से निकलते ही गांव से बाहर जाने वाली 3 रस्तों पर अपने आदमियों को फैला दिया। मलिक हसीब को तो वो किसी सूरत बख्शने के मूड में नहीं था, लेकिन इश्मिल की फिक्र ने उसको पागल कर दिया हुआ था। हुसनैन रजा मीर की इत्तला पर पुलिस भी वहां आ पहुंची थी। आहान जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि अभी भी उसे अपने एक आदमी से हॉस्पिटल में गोली चलने की खबर मिली थी। हवा के वर्दिश पर गाड़ी चलाने वाला वो वहां पहुंचा। अभी वो हॉस्पिटल से कुछ फासले पर ही था जब हॉस्पिटल के गेट से नर्स और ड्राइवर के साथ इश्मिल बाहर निकलते हुए दिखाई दी। इश्मिल को सही सलामत देखकर आहान के बेकरार दिल को जहां करार सा आ गया था, आहान फौरन गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन तभी उसकी नज़र गेट के पास खड़े मलिक हसीब पर पड़ी, जिसने एक हाथ आंखों पर रखे और दूसरे हाथ से लड़खड़ाते अंदाज में इश्मिल पर पिस्तौल तानी थी। आहान ने 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर उसके बाजू पर गोली मारी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर गिर गई। आहान मलिक हसीब की तरफ भागते हुए इस पर झपटा। गोली की आवाज़ पर इश्मिल और बाकी सब खौफ से रुककर पीछे देखने लगे, लेकिन मलिक हसीब को आहान के रहमो करम पर देखकर उसके चेहरे पर पुरसुकून फैल गया। आहान बुरी तरह मलिक हसीब को पीट रहा था, जिसकी वजह से वो पूरा लहूलुहान हो चुका था। इस बार इश्मिल भी आहान को रोकने आगे नहीं बढ़ी, बल्कि मलिक हसीब की ऐसी दरगत देखकर इसे इत्मीनान सा हो रहा था। इंसान गुनाह करते करते ऊपर बैठे परवरदिगार को भूल जाता है, लेकिन जब ऊपर वाला अपनी रस्सी खींचता है तो ताकत के नशे में चूर इंसान जो समझता है वो कभी ज़वाल पर नहीं पड़ सकता, बस होकर ही रह जाता है। मलिक हसीब को पुलिस के हवाले करता आहान इश्मिल की तरफ बढ़ा। इश्मिल, तुम ठीक तो हो? उसे बेहद गुस्से के बावजूद आहान इश्मिल के बाजू से थामते फिक्रमंदी से बोला, जिसका इश्मिल ने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। तुम जानती हो तुम्हारी बेवकूफ़ी तुम्हारे लिए कितने नुकसानदा साबित हो सकती थी, लेकिन इश्मिल, तुमने जो खुद को नुकसान में डालकर गलती की है, इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर इश्मिल ने नाराज़गी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा था, जिसको नज़रअंदाज करते आहान उसका हाथ पकड़ते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसको गाड़ी की तरफ जाता देख बतूल जल्दी से भागकर उसकी तरफ भागी। मुझे माफ़ कर दे बीबी जी, अपनी खुदगर्जी में मैंने आपकी जान खतरे में डाली, लेकिन आप बहुत बड़े और नेक दिल की मालिक हैं। आप आराम से वहाँ निकल सकती थी, लेकिन आपने मेरी मदद की, और बीबी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बतूल की बात पर आहान के गुस्से से इश्मिल की कलाई पर गिरफ्त मजबूत हुई, जिस पर बतूल को तसल्ली देते इश्मिल ने की नखियों से उनकी तरफ देखा था, जो सुरख आंखों से उसे घूर रहा था। नहीं, तुमने गलत नहीं किया। तुम्हारी जगह वहाँ मैं भी होता। तुम्हारी जगह वहाँ जो भी होता, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो भी होता वो यही करता। नरमी से उसे कहती इश्मिल आहान के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आहान का इरादा पहले बतूल की हरकत पर उसे सबक सिखाना था, मगर उसकी काबिल रहमत हालत देखकर खामोश रह गया। सारे रास्ते इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। आहान अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, और इश्मिल ने इतने गुस्से में देखकर उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। गुस्सा तो इसे अभी भी आहान पर था, जिसने उसकी इतनी कॉल्स के जवाब भी एक बार में नहीं दिया। हुसनैन रजा मीर ने इतनी बड़ी मुसीबतें टल जाने की वजह से सबका सदका खैरात किया, बहुत सारे बकरे ज़िबा करिए और गरीबों में बांटे थे। हाजरा बेगम बहुत खुश थी और अल्लाह के हुजूर अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते आइंदा कभी भी दूसरों को खुद से कमतर समझने से तौबा कर ली थी। उसका रवैया घर वालों के साथ भी बहुत अच्छा हो चुका था। हवेली में हिना और आरफीन की शादी की तैयारियां हो चुकी थी, और सब लोग इसमें ज़ोरों शोर से हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि दिन कम थे और काम बहुत ज़्यादा था, और इश्मिल बिल्कुल बड़ी बहू की तरह हर काम में शामिल थी। आहान उसे छोड़ने के बाद घर वापस नहीं आया, बल्कि वहीं से शहर के लिए निकल गया। उसकी वापसी मेहंदी वाले दिन हुई थी। इश्मिल का आहान पर अब पारा कुछ ज़्यादा ही चढ़ चुका था, इसलिए आहान के आने का सुनकर वो एक बार भी उसके सामने नहीं गई। आहान उसे कई बार बुलवा चुका था, लेकिन इश्मिल मुकम्मल तौर पर इसे इग्नोर करते हुए अपने कामों में मसरूफ़ थी। भाभी, आपने तैयार नहीं होना, जल्दी करें ना। हफ्सा कमरे में दाखिल हुई और इश्मिल को अभी ऐसे ही बैठा देख अजलत में बोली, हिना को तैयार करते बस ब्यूटिशन वाली पहुंचने वाली थी। होती हूँ तैयार, अभी बहुत टाइम है। इश्मिल ने बेदिली से जवाब दिया। वो आहान के होते हुए कमरे में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसके तैयार होने का वेट कर रही थी। भाभी, इतने दिनों से एक बात आपसे करनी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करूं, लेकिन आज आहान भाई की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आपको इस बारे में ज़रूर इल्म होना चाहिए। इश्मिल के साथ साथ हिना ने भी चौंक कर इसकी तरफ संजीदगी से देखा।
क्या बात है अफसा, सब ठीक तो है ना? ऐसा क्या कहा आहान ने? इश्मी ने कभी उसे इतना संजीदा नहीं लिया। आहान की ऐसी क्या बात थी? वो उस दिन मैंने हाजरा अम्मी को बाबा से आहान भाई की दूसरी शादी करवाने के बारे में सुना था। आपको शायद इल्म नहीं इस बात का, लेकिन जैसे ही ख़ानदान की अपनी रवायात होती हैं, वैसे ही हमारे ख़ानदान की भी रवायात है कि मर्द को हर हाल में 2 शादियाँ करनी होती हैं। दादा जान ने भी 2 शादियाँ की थी। बाबा और फुरकान चाचा की मिसाल तो आपके सामने ही है। और वैसे भी आहान भाई को भी दूसरी शादी करनी होगी। हफ्सा ने एक पल ठहरकर इश्मिल का धुआं होता हुआ चेहरा देखा। हिना को आंखों ही आंखों में चुप रहने की धमकी देती हफ्सा हिम्मत करते हुए बोली, पहले तो भैया इस बात के हक में नहीं थे, लेकिन आज सुबह ही उनके हवेली वापस आने के बाद उन्होंने हाजरा अम्मी से बात करते हुए सुना और बिस्मा से दूसरी शादी करने पर राजी हैं। हफ्सा की बात सुनते ही मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करती इश्मिल गुस्से से अपनी जगह से उठी और ये बात सुनकर उसके अंदर जैसे आग ही लग गई। हाँ रिज़ा मीर, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इश्मिल बिना हफ्सा के एक्सप्रेशन पर गौर किए जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। जब अंदर आती मुलाजमा ने उसे आहान के बुलाने का बताया था। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।